हूं आपके साथ अब्दुल करीम। देश की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए हम लेकर आए, तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो शो मन की बात के 104वें एपिसोड को आज संबोधित किया। इस एपिसोड में पीएम मोदी ने कहा कि आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो डेयरी को अपना कर इसे डिवर्सिफाई कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि राजस्थान के कोटा में डेयरी फार्म चला रहे अमनप्रीत सिंह के बारे में भी आपको जरूर जानना चाहिए। उन्होंने डेयरी के साथ बायोगैस पर भी फोकस किया और 2 बायोगैस प्लांट लगाए। इससे बिजली पर होने वाला उनका खर्च करीब 70% कम हुआ। इनका यह प्रयास देश भर के डेयरी किसानों को प्रेरित करने वाला है। आज कई बड़ी डेयरी बायोगैस पर फोकस कर रही है। इस प्रकार के समुदाय आधारित वैल्यू एडिशन बहुत उत्साहित करने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान भारत ने G20 को और ज्यादा इंक्लूसिव फोरम बनाया है। भारत के निमंत्रण पर ही अफ्रीकन यूनियन भी G20 से जुड़ी और अफ्रीका के लोगों की आवाज दुनिया के इस अहम मंच तक पहुंची है। वहीं पीएम मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर कहा कि इस बार 15 अगस्त के दौरान देश ने सबका प्रयास का सामर्थ्य देखा है। सभी देशवासियों के प्रयास ने हर घर तिरंगा अभियान को वास्तव में हर मन तिरंगा अभियान बना दिया। तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट करने में भी इस बार देशवासियों ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात का 104वां एपिसोड आज देश के लोगों को संबोधित किया और पीएम मोदी ने देश के लोगों से कहा कि हर घर तिरंगा अभियान को वास्तव में हर मन तिरंगा अभियान इस बार लोगों ने बनाया है और उन्होंने डेयरी को लेकर भी लोगों को जागरूक किया और तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट करने में इस बार देशवासियों ने नया रिकॉर्ड बनाया, ऐसा कहना था पीएम नरेंद्र मोदी का। तो 104वें मन की बात की आज पीएम मोदी ने एक जो 104वां एपिसोड था वो देश के लोगों को संबोधित किया। बढ़ेंगे अपनी अगली खबर की तरफ। नूंह में 28 अगस्त को दोबारा जलाभिषेक यात्रा निकालने के लिए हरियाणा सरकार ने अनुमति नहीं दी है। हालांकि कुछ संगठन यात्रा निकालने पर अड़े हुए हैं। इसको लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अगस्त महीने की शुरुआत में नूंह में जिस तरह की घटना हुई उसे देखते हुए यह सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है कि इलाके में कानून व्यवस्था बनी रहे। हमारी पुलिस और प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि लोग यात्रा निकालने के लिए के बजाय पास मंदिरों में जाएं और पूजा करें। यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन लोग जा सकते हैं और मंदिरों में पूजा अर्चना कर सकते हैं क्योंकि यह सावन का महीना है। आपको बता दें कि नूंह में 28 अगस्त तक इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई है। वहीं जिले में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। वहीं हिंदू संगठन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने नल्हड़ में होने वाली ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर रणनीति बदल दी है। अब प्रदेश के हर जिले में यात्रा निकाली जाएगी, इनमें नूंह भी शामिल है। नूंह के नल्हड़ में भारी संख्या में पहुंचने के बजाय हर जिले में लोग निर्धारित स्थल पर शामिल होंगे। जहां तक यात्रा का विषय है, जो कि महीना भर पहले ही जिस प्रकार की वहां घटनाक्रम हुआ है, तो वहां की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा रखना ये सरकार का दायित्व होता है। हमने अपील भी की है और अपील करने के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि यात्रा ना करके सब लोग अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर जलाभिषेक का कार्यक्रम करें और हरियाणा में जहां भी है वहीं करें। कोई बाहर से जाकर के किसी स्थान पर अगर कोई प्रदर्शन करते हैं, उसमें से क्योंकि एक महीना पहले एक घटना हुई तो उसकी सावधानी रखने के लिए यात्रा के लिए मना किया है। लेकिन मंदिरों में जलाभिषेक कार्यक्रम, क्योंकि श्रावण मास का वो अंतिम सोमवार है, जनता की श्रद्धा होती है, तो जनता की श्रद्धा के हिसाब से उनको परमिशन छूट मिलनी चाहिए होती है। वहीं पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। जी हां, सुकांत मजूमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मौजूदा सरकार पाकिस्तान प्रेमी सरकार है। यही वजह है कि पाकिस्तान के लिए काम करने वाले जैसे आईएसआई एजेंट्स बंगाल में रहकर काम कर रहे हैं और देश विरोधी गतिविधियों के लिए बंगाल को केंद्र के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश विरोधी लोगों को मुख्यमंत्री और उनकी सरकार से मदद मिल रही है। आपको बता दें कि सुकांत मजूमदार का बयान ऐसे वक्त आया है जब कोलकाता पुलिस ने शुक्रवार को एक कथित पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया।
और ये संदिग्ध पाकिस्तानी जासूस से संवेदनशील दस्तावेज भी बरामद हुए। कोलकाता पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को हावड़ा स्थित उसके घर से पकड़ा है। पश्चिम बंगाल की एसटीएफ ने कई घंटे की पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने बताया कि आरोपी को देश की सुरक्षा के लिए घातक गतिविधियों में सीधे तौर पर शामिल पाया गया है। पाकिस्तान को पसंद करने वाला सरकार यहाँ पे बैठा हुआ है, इसलिए पाकिस्तान के लिए जो काम करते आईएसआई एजेंट वगैरह सारा पश्चिम बंगाल से आके यहाँ पे इसको एपी सेंटर बना के यहाँ पे रह रहे हैं और हमारे देश का विरोधी काम कर रहे हैं और इनका श्रेय दे रहा है हमारे मुख्यमंत्री और उसकी सरकार और उनके साथ टीएमसी पार्टी। तो मुजफ्फरनगर के नेहा पब्लिक स्कूल में छात्र को थप्पड़ मारने के मामले में दर्ज की गई रिपोर्ट पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। सोशल मीडिया पर जारी की गई वीडियो की पुलिस पड़ताल कर रही है। वहीं इस प्रकरण में अब पीड़ित छात्र के पिता के बयान दर्ज किए जाएंगे। बता दें कि सीओ खतौली डॉक्टर रविशंकर ने बताया कि छात्र को थप्पड़ मारने में अभद्र टिप्पणी करने के मामले में रिपोर्ट दर्ज है। इसकी विवेचना कानूनी प्रक्रिया के तहत जारी रहेगी। सोशल मीडिया पर प्रसारित की गई वीडियो की भी जांच में शामिल किया गया है। इसके लिए संबंधित युवक के मोबाइल के भी पड़ताल की जा रही है। वही समझौता किए जाने की बात सामने आई, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई लिखित में जानकारी नहीं दी गई है। वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बिना मान्यता के घर में संचालित स्कूल को बंद करने के आदेश दिए हैं। वहीं पीड़ित छात्र के पिता ने बताया कि पूरे प्रकरण को लेकर छात्र के मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ा है। पीड़ित शनिवार रात में सो नहीं पाया, उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। परिवार के लोगों से लेकर उपचार करने मेरठ गए हैं। तो मुजफ्फरनगर का ये मामला किस तरीके से तूल पकड़ रहा है वो आप देख रहे हैं और पीड़ित बच्चे के घर पर सियासी लोगों का आना जाना लगा है। राजनीतिक दल के तमाम लोग उस पीड़ित बच्चे के घर पहुंच रहे। कल आपने देखा कि श्रीकांत त्यागी भी रात में पहुंचे और श्रीकांत त्यागी ने उस बच्चे को अपने गोद में लिया। उसके बाद श्रीकांत त्यागी उस अध्यापिका के घर भी गए, वहां पर भी बैठकर बातचीत की। लेकिन खबर जो है वो ये है कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार प्रशासन एक्टिव है और अब प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है। स्कूल की जो मान्यता है उसको रद्द कर दी गई है। तो बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान विदेशी प्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित पर्यटक पुलिसकर्मी तैनात की जाएंगे। बता दें कि अप्रैल में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रशिक्षित पुलिस को तैनात करने के निर्देश जारी किए थे। लगभग 400 प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों की अलग अलग जगहों पर ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके लिए दिल्ली में कुल 21 जगह तय किए गए हैं। इन जगहों में रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, लाल किला, आईएसबीटी, अक्षरधाम मंदिर, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल शामिल है। इन सभी जगहों पर एक विशेष गाड़ी में पुलिसकर्मी टूरिस्ट पुलिस के तौर पर तैनात रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली के उपराज्यपाल हाउस के अधिकारियों के हवाले से बताया है कि प्रोबेशन पीरियड में काम कर रहे 40 सब इंस्पेक्टरों को टूरिस्ट पुलिस के हर एक वाहन में प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। प्रत्येक वाहन में आईटीबीपी का एक कमांडो, एक गनमैन और एक ड्राइवर के अलावा बाकी प्रशिक्षित पुलिसकर्मी भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने G20 समिट को लेकर दिल्ली वासियों को होने वाले असुविधाओं के लिए माफी मांगी है। पीएम मोदी ने कहा कि G20 का मेजबान तो पूरा भारत है, लेकिन मेहमान दिल्ली आ रहे हैं, इसलिए G20 सम्मेलन को सफल बनाने की दिल्ली वासियों पर जिम्मेदारी है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के दत्तपुकुरु इलाके में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में अचानक विस्फोट हो गया। इस हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि इस हादसे पर ग्रामीणों ने कहा कि मौत के आंकड़े बढ़ सकते हैं। कहा जा रहा है कि विस्फोट इतना जोरदार था कि इलाके में कई घर भी क्षतिग्रस्त हो गए। इससे पहले भी राज्य में एगरा बचपन में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की घटना सामने आई। अब इसके बाद दत्तपुकुर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की घटना हुई है। आपको बता दें, विस्फोट की तीव्रता इतनी भीषण थी कि कंक्रीट का मकान पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो गया और कहीं 50 मीटर तो कहीं 100 मीटर दूर तक इंसानों के शव गिरते दिखे। सूचना मिलने पर जब
दत्तपुकुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची तो ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया और ग्रामीणों का आरोप है कि पटाखा फैक्ट्री घनी आबादी वाले इलाके में अवैध रूप से चल रही थी। फैक्ट्री के मालिक प्रमुख सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता थे, इसलिए ग्रामीण डर के मारे कुछ नहीं बोलते थे। बता दें कि इससे पहले पूर्व मोदिनीपुर जिले के एगरा में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया था और इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। एगरा इलाका ओडिशा के नजदीक है और इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया था। तो पश्चिम बंगाल की खबर हमने आपको बताया किस तरीके से पटाखे की जो अवैध फैक्ट्री है वो चल रही थी और उस अवैध फैक्ट्री में एक धमाका होता है और इस धमाके से 8 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन लापरवाही सरकार की है, प्रशासन की है, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा था कि एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था और उस हादसे में तब भी 8 से 9 लोगों की मौत हुई थी। उसके बावजूद भी प्रशासन नहीं जगा और एक और बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। तो बढ़ेंगे अपनी अगली खबर की तरफ। चंद्रयान 3 की सफलता से स्पेस वेंचर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलने की उम्मीद तेजी से बढ़ी है। बीते हफ्ते इसरो के सप्लायर्स और उनसे जुड़ी कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में भी तेजी देखी गई है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो लॉर्सन एंड ट्रूबो और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स समेत 20 कंपनियां स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के प्राइवेटाइजेशन के लिए होने वाली नीलामी में बोली लगा सकती है। इसी बीच इसरो चीफ एस सोमनाथ का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के पास चंद्रमा, मंगल और शुक्र ग्रह की यात्रा करने की क्षमता है, लेकिन हमें अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ और ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करने की जरूरत है। हमारे स्पेस सेक्टर में डेवलपमेंट होना चाहिए और इससे साथ ही पूरे देश का विकास होना चाहिए। यही हमारा मिशन है। हम उस विजन को पूरा करने के लिए तैयार है जो पीएम मोदी ने हमें दिया था। तो इसरो चीफ एस सोमनाथ का बयान हमने आपको बताया। उनका यह कहना है कि इसके साथ ही पूरे देश का विकास होगा और ये हमारा जो मिशन है, हम अपने उस मिशन में कामयाब और होंगे और जिस तरीके से हम उस विजन को पूरा करने के लिए तैयार है जो पीएम मोदी ने हमें दिया था, उसमें जरूर पूरी इसरो टीम को और देशवासियों को कामयाबी मिलेगी। दिल्ली में G20 समिट की तैयारी जोरों पर चल रही है। कई विदेशी मेहमान राजधानी में आने वाले हैं। अब उस बड़े कार्यक्रम से पहले देश विरोधी तत्वों ने राजधानी में माहौल खराब करने की साजिश शुरू कर दी है। दिल्ली के 5 मेट्रो स्टेशन की दीवारों पर खालिस्तान जिंदाबाद वाले नारे लिखे गए हैं। पुलिस जांच में पता चला है कि यह हरकत खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने की है और उनकी तरफ से दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशनों पर इस तरह के देश विरोधी नारे लिखे गए। एक जारी बयान में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि G20 समिट से पहले सिख फॉर जस्टिस संगठन ने एक फुटेज शेयर किया है जिसमें दिल्ली मेट्रो स्टेशन की दीवारों पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखे गए हैं। इस स्टेशन पर उस समय SHF के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आपको बता दें कि यह कोई पहली बार नहीं है जब खालिस्तानी साजिश दिखी हो। दिल्ली में इससे पहले भी ऐसे पोस्टर देखे जा चुके हैं और कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन समय समय पर यह संगठन सिर उठाता रहता है। अमृतपाल की गिरफ्तारी के दौरान भी खालिस्तान अचानक से काफी सक्रिय हो गया था, लेकिन अब दिल्ली पुलिस इस घटना के बाद सख्त एक्शन लेने की तैयारी में नजर आ रही है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक बार फिर से पाकिस्तान की नापाक हरकत सामने आई है। राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में स्थित भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर शनिवार रात को पाकिस्तानी ड्रोन का मूवमेंट देखा गया। पाकिस्तानी ड्रोन की संदिग्ध गतिविधियां देखकर बॉर्डर पर तैनात BSF के जवानों ने उस पर फायरिंग कर उसे खदेड़ दिया। सीमा पार पाकिस्तान से आए ड्रोन से भारतीय सीमा में कोई ड्रग्स या हथियार तो नहीं गिराए गए। इसके मद्देनजर BSF ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। BSF को आशंका है कि उसने कहीं भारतीय सीमा में कोई हथियार या ड्रग्स को ड्रॉप नहीं किया है, लिहाजा आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले 17 मई को भी श्रीगंगानगर के अनूपनगढ़ में BSF की नेमिचंद पोस्ट के पास सीमा पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन ड्रॉप की गई थी। उस पाकिस्तानी ड्रॉप को BSF के जवानों ने 42 सेकंड
42 राउंड फायरिंग कर मार गिराया था। उसके बाद चलाए गए सर्च ऑपरेशन में बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन से गिराई गई करीब 25 करोड़ रुपए की 5.38 किलोग्राम हेरोइन बरामद की थी। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटी भाजपा एक साथ फॉर्मूलों पर काम कर रही है। पार्टी में मौजूदा सांसदों के टिकट काटने से लेकर नए चेहरों को मौका देने तक पर मंथन जारी है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आज़ादी के 100वें साल तक संसद में युवा प्रतिनिधि बढ़ाने के लिए काम कर रही है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में भाजपा 150 नए प्रत्याशी उतारने जा रही है। इनमें से 41 से 55 साल की उम्र के प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा होगी। भाजपा के एक महासचिव ने कहा कि पहली लोकसभा में 26% सदस्यों की उम्र 40 से कम थी और बाद में संसद में युवा प्रतिनिधित्व कम होता गया। लोकसभा में 3 से 11 बार तक चुनाव जीतने वाले सांसदों की संख्या बढ़ती गई। इसे देखते हुए पार्टी 2 या इससे अधिक बार लोकसभा चुनाव जीत चुके नेताओं में से ज्यादातर को संगठन की जिम्मेदारी देने जा रही है। इसके अलावा अपवाद को छोड़कर किसी को राज्यसभा 2 बार से ज्यादा नहीं भेजा जाएगा। आपको बता दें कि लोकसभा में भाजपा के 135 सदस्य पहली बार, 97 दूसरी बार चुनाव जीते हैं। और दूसरी ओर मेनका गांधी और संतोष गंगवार लगातार 8वीं बार और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार 7वीं बार लोकसभा में है। इसके अलावा 8 सांसद 6ठी बार, 11 सांसद 5वीं बार और 19 सांसद 4थी बार और 28 सांसद 3री बार जीते हैं। तो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है और इस बार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नए चेहरों को टिकट मिल सकता है और उनकी संख्या भी ज्यादा हो सकती है। इसको लेकर जो मंथन है वो पार्टी में चल रहा है। लगातार जो बैठकों का दौर है वो भी चल रहा है। तो फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया।